नमस्ते फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शाह IIIM की ओर से एक बार फिर आपके सामने एग्जिमप्रेन्योर के टॉक शो के साथ। हमारा ये जो टॉक शो है, हमारे एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर बने हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है, उनका ये शो है। हम बातचीत करेंगे आज हार्दिक अकबरी, जो हार्दिक पटेल के नाम से भी जाने जाते हैं। पटेल हैं, फैमिली यहाँ सूरत में है। और आज हम बात करेंगे हार्दिक की खुद की जर्नी। 2015 में उन्होंने IIIM में कोर्स किया था। सूरत की सबसे पहली बैच में हार्दिक आए थे। हार्दिक को कुछ नया करने का मन था और उनके बैकग्राउंड फैमिली में जो हैं वो फार्मेसी में है, मेडिकल स्टोर रखते हैं और उस हिसाब से इन्होंने भी फार्मेसी की हुई है। तो आज हम हार्दिक से जानेंगे उन्होंने कैसे अपने फादर के बिज़नेस से हट के इसी बिज़नेस को लेके, इसी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके ही, पर अपने फैमिली के बिज़नेस से थोड़ा सा हट के अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरेस्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे एक्टिव किया, और आज 3.5 साल हो गए हैं वो अभी भी यही कर रहे हैं। तो हम जानेंगे हार्दिक पटेल से कि वो कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, रादर एक्सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर हार्दिक। आपका स्वागत है हमारे एग्जिमप्रेन्योर टॉक शो में, और आपके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। मेरा नाम हार्दिक पटेल है। मैंने यहाँ पे 2015 फर्स्ट बैच से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली फ्रॉम फार्मेसी था। तो कुछ हम सोचा कि ऐसे एक्सपोर्ट में हम कैसे आए। तो फिर एक फ्रेंड ने बताया कि IIIM कोर्स ज्वाइन करो। फिर IIIM कोर्स ज्वाइन किया। तो फिर जैसे एक कोर्स कुछ सैटरडे संडे हो रहा था, तो 2.5 मंथ का कोर्स था। तो लास्ट जब बैच था, मेरा लास्ट क्लास था, सेशन, तब तक मेरे पास नॉलेज काफ़ी सारा आ गया था कि बायर्स को हम कांटेक्ट कैसे करें, कि बायर्स के साथ कैसे हम जुड़े रहे। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। फिर यहाँ पे जो दिया गया था भाई ऐसे बायर्स को कांटेक्ट करो आप, फिर तो वो बहुत अच्छा उससे रिस्पांस मिल रहा था मुझे। हार्दिक, आपके प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट की? नहीं, प्रोडक्ट हमारे में क्या फार्मास्यूटिकल होता है, तो हर एक कंट्री वाइज अलग अलग वो लोगों की डिमांड रहती है। वो मैं बात बाद में करते हैं हम, पर प्रोडक्ट मतलब फार्मास्यूटिकल, तो आपने वो पहले से ही तय कर रखा था कि मैं फार्मास्यूटिकल में ही करूँगा काम? हाँ, मैंने तय इसलिए किया क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करना था। तो ट्रेडिंग के लिए कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं रहता कि भाई इसमें मैं ट्रेडिंग करूँ। ट्रेडिंग मतलब फार्मास्यूटिकल में जो भी बायर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करके देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायर की रिक्वायरमेंट को जानना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर बात बताई आपने कि हम लोग अपने चीज़ें सेल ना करें, पर बायर को क्या चाहिए वो समझे। हार्दिक जब फार्मास्यूटिकल लाइन में ही है, उन्होंने B.Pharm भी किया है ना? आपने B.Pharm भी पढ़े हैं, तो B.Pharm किया है, इसलिए इनके लिए प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल ही रही। अभी आपने बोला कि बायर को जो चाहिए वो फार्मास्यूटिकल में हम प्रोडक्ट अपनी बना के देते हैं, और ट्रेडिंग, मर्चेंट ट्रेड एक्सपोर्टर हैं आप। तो HS कोड कैसे आप ढूंढते हो? HS कोड जो यहाँ पे बताया गया था, जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो बताई गई थी, तो उससे आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो जो भी प्रोडक्ट है उसका HS कोड आप हर बार ढूंढते हो? क्योंकि आज आपने ये केमिकल कॉम्पोजिशन किया, कल दूसरा कोई बायर को दूसरी कोई रिक्वायरमेंट आई, तो उसका फार्मा जो मेडिसिन है वो अलग हो गई, तो उसका आपने वापस से चेक करके कंफर्म किया। जनरली क्या होता है कि इसमें बायर्स ही जो मेल करते हैं उसके अंदर ही सब कुछ मेंशन किया रहता है। उसका HS कोड, उसका इंपोर्ट का HS कोड है, वो सब कुछ मेंशन किया रहता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमें एक नई जानने की चीज़ मिली कि वहाँ से ही बायर को जो चाहिए वो केमिकल नेम्स एंड HS कोड से डिटेल में ही हमें ईमेल में भेजते हैं उनकी रिक्वायरमेंट। अभी आपने कंट्री कैसे डिसाइड किया, मार्केट कैसे सिलेक्ट किया आपने? ओके, तो मार्केट में सबसे पहले जो भी फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं वो एक ही सोचते हैं कि अफ्रीका में हमको एक्सपोर्ट करना है। अफ्रीका वहाँ पे बहुत बीमारियाँ होती है। बहुत बीमारियाँ, और वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन बल्क में होता है। ऑलराइट। तो ऐसे तो मैंने सबसे पहले मोजाम्बिक सिलेक्ट किया।
मोजाम्बिक इसलिए पहले तो मैंने सिलेक्ट किया कि वहाँ पे इंडियंस इंपोर्टर बहुत कम है। आप नाइजीरिया सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इंडियंस इंपोर्टर्स है सब, तो मोजाम्बिक में लोकल सबसे ज़्यादा है। तो उसको इंडिया की मेडिसिन क्या है क्या नहीं तो वो नॉलेज नहीं था, तो इसलिए मैंने मोजाम्बिक सिलेक्ट किया जो मुझे इजी पड़े मोजाम्बिक में कन्वर्ट। इंडिया से फार्मास्यूटिकल कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा जाता है? सबसे ज़्यादा को अफ्रीकन में जाता है, अफ्रीकन में नाइजीरिया है, फिर कोनाकरी है, उसमें जाते हैं। तो पर आपने उससे हट के जो मेन कंट्री है जहाँ पे बहुत ही मेडिसिन जाती हैं उससे आपने चूज़ किया जो कम जगह पे जाता है। आपका जो माल है, आपका जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल पाउडर्स या टैबलेट्स वगैरह है, वो जहाँ पे कम जाती है पर ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ आपने कांटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि देखो नाइजीरिया है, कोनाकरी, वहाँ पे बहुत सारा इंडिया से हर रोज़ काफ़ी सारे कंटेनर्स जाते हैं, तो वहाँ पे बॉन्डिंग हो गया कि पुराने सप्लायर से ही माल ले। क्योंकि मैं तब नया था तो मुझे क्या है कि ओपन मतलब मार्केट जो न्यू सर्च करना था, जो उसमें मुझे कुछ ऑर्डर्स मिले वो नाइजीरिया में, उसमें काम नहीं, क्योंकि पुराने कस्टमर्स उसमें ऑलरेडी बॉन्डिंग था बहुत सारा। तो मुझे एक नया मार्केट ही सो कोई भी, मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ भेड़ चाल की तरह मत जाओ, थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे सारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो मैं कोई ऐसा कंट्री चूज़ करूँ, मैं कोई ऐसी जगह चूज़ करूँ कि जहाँ पे कंजम्पशन तो ज़्यादा ही है अगर मार्केट रिसर्च किया तो, और वहाँ पे मैं इंडियंस ना हो बल्कि वहीं के लोग हो और मुझसे माल ले, बार बार मुझसे माल ले, मैं एक नई जगह एस्टैब्लिश करूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट हार्दिक, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा एक पॉइंट दिया है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ही करें, हम वहाँ पर ही करें, पहले से सोच लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें तो अच्छी बात रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपने जब मोजाम्बिक में काम चालू किया तो बायर कैसे ढूंढे? ओके, यहाँ पे ट्रिपल आई में सिखाया गया था कि आप इंडियन एम्बेसी को मेल करो, कि भाई जो यहाँ पे एक लिस्ट भी दिया गया था कि मोजाम्बिक, चाइना, यूएसए, सब इंडियन एम्बेसीज के कॉरपोरेटिव मेल आईडी थे उसमें। तो मैंने मेल आईडी में मेल किया कि भाई मैं इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ये सब मेडिसिन वगैरह, तो मुझे आप ऐसा लिस्ट दो इंपोर्टर के लिस्ट जो इंडिया से कभी उन्होंने इंपोर्ट ना किया हो और बेसिकली लोकल हो। तो वहाँ से मुझे इजीली 2 डेज़ में तो लिस्ट मिल गया था। फिर उसका एक थैंक यू मेल भी आया था कि मैंने ऐसे इंडियन एम्बेसी को पूछा कि भाई मुझे लिस्ट चाहिए, तो फिर इंडियन एम्बेसी ने मुझे ऐसे लिस्ट दिया। फिर उसमें से मैंने एक एक करके बायर को कांटेक्ट किया, तो एक बायर के साथ मेरा हुआ कांटेक्ट और डील भी उससे हो गया। कैसे कांटेक्ट किया? फ़ोन से, ईमेल से? ओके, बायर को पहले ईमेल से मैंने कांटेक्ट किया, भाई ये है मेरा, मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ, मैं एक्सपोर्टर, आपको जो भी चीज़ है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे भेजिए, तो मैं उसको स्टडी करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बन सकता है, क्या है उसका प्राइस। तो फिर बायर ने किया, बायर को इंटरेस्ट लगा, फिर बायर ने वहाँ से हमको कंपनी लेटर दिया। फिर हम वहाँ पे विज़िट किया, बायर्स के वहाँ विज़िट इसलिए किया क्योंकि बायर को एडवांस देना था। आज बायर ने मुझे देखा नहीं था तो वो मुझे कैसे एडवांस दे, तो उसके जो मन में जो डर था उसके लिए मैंने वहाँ पे विज़िट किया, फिर उसके ऑफिस वगैरह सब कुछ, फिर हमको डील हुआ वहाँ से। तो एडवांस आपको हाथों हाथ दे दिया उसने? नहीं, बैंक से दिया। तो बायर के कांटेक्ट करने के लिए हमें एम्बेसी का कांटेक्ट करना है। एम्बेसी बहुत ही मदद रूप होती है। हमारे कई दर्शकों को लगता है कि एम्बेसी में हम ईमेल करेंगे तो एम्बेसी थोड़ी ना जवाब देगी, कई लोगों को ये मन में रहता है। तो आपको एम्बेसी ने पूरा हेल्प किया सब डिटेल में? हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास वेरिफिकेशन भी किया? हाँ, मेरे पास सिर्फ मोजाम्बिक के ही बायर थे। मैंने सब कुछ के जो भी मतलब नाइजीरिया, कोनाकरी, सब एम्बेसी को मैंने मेल किया था। पर जो लिस्ट आ रहे थे उसमें आप नाम देखिए तो थोड़ा बहुत इंडियन नाम्स थे, कंपनी के नाम्स, और जो ओनर के नाम सब इंडियंस थे। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सब इंडियंस है। जब मोजाम्बिक का मेरे सामने लिस्ट आया तब उसमें इंडियंस नाम नहीं थे। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे इंडियन से बहुत कम जाती है मेडिसिन, तो यहाँ पे चांसेस है मेल करने का। जो सबसे पहले मेल करते हैं हम एम्बेसी को, तो वो विदिन 5 और 6 आवर्स में वो हमको मेल करते हैं कि भाई हम आपको ये लिस्ट 2 डेज और 3 डेज और 1 तारीख को हम देंगे। हाँ,
तो इतने पर्टिकुलर रहते हैं एम्बेसी बिजनेस करने के लिए। वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट आपने बताया। फिर आप मोजाम्बिक गए, मोजाम्बिक जाके एक ही बायर से मिले या 3-4 बायर से मिले? मुझे लिस्ट में कुछ 20 to 25 बायर्स के लिस्ट थे उसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। फिर एक वीक मैंने चूज़ किया भाई ये वीक में मंडे टू संडे तक मुझे विजिट करना है। फिर मैंने एम्बेसी को एक मेल कर दिया भाई मैं मंडे को इतने लोगों को मिलने वाला हूँ, ट्यूसडे को ये मैं एरिया में हूँ, थर्सडे को ये एरिया में हूँ, ऐसे वाइज मैंने एम्बेसी को मेल किया। वो एम्बेसी को बहुत अच्छा लगा कि भाई हमको इन्फॉर्म तो किया कि वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पे वो लोग मिल रहे हैं सबको। वेरी गुड। तो आपने अपना ऑफिस, अपनी असिस्टेंट एम्बेसी को बना दिया कि भाई ये मेरा प्लान है, आप देखिए ये जेन्युइन बायर्स है कि नहीं है। तो एम्बेसी से वेरिफिकेशन भी इन्होंने करवा लिया। एम्बेसी को इनकी गतिविधि का भी पता था कि आज के दिन में कितने लोगों को मिलेंगे, कल के दिन में कितने लोगों को मिलेंगे। तो एम्बेसी फेल्ट वेरी गुड दैट एम्बेसी इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन गिविंग नेम्स ऑफ द बायर्स, एम्बेसी ऑल्सो इज़ इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस मीटिंग्स। तो आपने उनको मिले जो बायर्स को, वो एम्बेसी की ऑफिसेज में ही मिले कि कहीं बाहर उनकी ऑफिस, बायर की ऑफिस में भी मिले? क्योंकि मुझे बायर्स को उसकी ऑफिस में मिलना था, इसलिए मैंने एम्बेसी को सबके लोकेशंस दिए। ऑलराइट। क्योंकि वो एम्बेसी की ऑफिस में मीटिंग नहीं होता है, तो इसलिए मैंने पहले लोकेशन दे दिए पे ये बायर को मैं मिलने वाला हूँ, ये बायर का एड्रेस है और इसका लोकेशन है। ये सारा लोकेशन, ये टाइम पे मिलूँगा, ये एड्रेस, ये सब आपने मैप आउट किया होगा। मैप में जाके यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आप कैसे जाओगे, कैसे करोगे। तो इट इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड एक्टिविटी। इसमें कोई आपको हेल्प की ज़रूरत रही थी एम्बेसी से? नहीं, हेल्प तो नहीं, क्योंकि गूगल मैप में सब कुछ मिलता है, क्योंकि पूरा एड्रेस था उसमें, तो वो एड्रेस वाइज गूगल मैप से डायरेक्ट मिल गया भाई नज़दीक कौन सा है, 2 किलोमीटर्स में कौन सा है। तो फिर वो मुताबिक पहले तो अपॉइंटमेंट था मेरा, भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट लूँ, फिर उसके बाद मंगलवार को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लूँ, तो सब पहले से फिक्स। पूरा काम सिर्फ दिमाग, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से ही होता है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे अनियंस हो, चाहे कॉटन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, पर वो काम अपने दिमाग से लेके और आता है एक्शन में मोबाइल फ़ोन से बातचीत करने के लिए, और लैपटॉप जो है वो आपको तो कुछ और रिसर्च करवाने के लिए आपको हेल्प में आती है। तो ये काम आप अपने जगह पे बैठ के आराम से कर सकते हो। ये हुई हार्दिक भाई की एक्सपोर्ट की बातें। नाउ दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन एज फार एज द प्रोडक्ट एंड द मार्केट इज़ कंसर्न्ड। अभी हम जानते हैं कि उनको सर्टिफिकेट्स क्या क्या लेने पड़े और कैसे शिपमेंट गए इनके। तो हार्दिक, आपके शिपमेंट कैसे गए और सर्टिफिकेशन क्या क्या लिए? सर्टिफिकेशन में जो फार्मास्यूटिकल्स के होते हैं, ड्रग लाइसेंस, फिर अभी जीएसटी ड्रग लाइसेंस, अभी जीएसटी आया है, फिर आईसी सर्टिफिकेट। आईसी तो सबसे पहले लगेगा। आईसी सर्टिफिकेट, फिर जो भी नज़दीक के जो भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, व्हाटएवर जो भी सिटीज़ के है, तो उसके एक मेंबरशिप लगेंगे, क्योंकि उसको सीओओ आप देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसके लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में सब लगता है डॉक्यूमेंट। बाकी जब प्रोडक्ट आपका बनता है तब टेस्ट रिपोर्ट लगता है, वो तो आप जो भी मैन्युफैक्चर से बनाते हो वहाँ पे। आपने बोला कि आपको ड्रग सर्टिफिकेट लगा, तो वो ड्रग सर्टिफिकेट क्या होता है? वो ड्रग लाइसेंस रहता है जो यहाँ पे जितने भी ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, जो नॉर्मली सूरत में इवन इंटरनल मर्चेंट एक्सपोर्टर जो भी है उनको नहीं, मर्चेंट नहीं, यहाँ पे क्या है कि मतलब लोकली सूरत में भी आपको ट्रेड करना है तो डोमेस्टिक करना है, हाँ वो लाइसेंस करना, 20B 21B, तो वो सेम लाइसेंस भी आप उसमें ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल्स में बिजनेस करने का। चाहे डोमेस्टिकली करो चाहे इंटरनेशनली करो, पर ये लाइसेंस मिलता कहाँ से है? वो लाइसेंस जो ड्रग ऑफिस व्हाटएवर जो भी सिटी से फूड एंड ड्रग्स ऑफिस में से मिल जाता है। ओके, एफडीए की ऑफिस जो इंडिया में रहती है, अपनी लोकल ऑफिस जो होती है, उसके कुछ पैसे वैसे कुछ आपको याद है? 3,000 है कुछ, 3,000 एंड रिन्यूएबल है? हाँ, रिन्यूएबल एवरी 5 years। एवरी 5 years यू हैव टू कीप रिन्यूइंग। और ये हो गया आपका आईसी लाइसेंस, आपका ड्रग लाइसेंस, और ये आपने चालू कर दिया। फिर आपने बोला कि आपने आरसीएमसी लिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर हुए हैं आप?
नहीं, उसमें फार्मास्यूटिकल में रजिस्टर नहीं हुए हैं, ऑल राइट। एंड देन आपको गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए तो वो चाहिए ना, फार्मास्यूटिकल का RCMC, रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेशन कम नहीं, हाँ, मेंबरशिप। गवर्नमेंट बेनिफिट की बात कर, जब मेरा शिपमेंट गया था तब 3% कुछ मुझे रिबेट मिला था, पर ऐसे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फार्मेक्सिल है, फार्मेक्सिल में सब लोग मेंबर्स होते, पर वो क्या है कि जहाँ पे आपका फेयर है, सपोज फार्मा एक्सपो है, तो उसमें अगर आपको स्टॉल रखना है, दुबई में एक्सपो है, तो उसमें वो लोग हेल्प करते, पर मुझे वो स्टॉल वगैरह कुछ था नहीं, मेरा डायरेक्ट एम्बेसी थ्रू कॉन्टेक्ट था, तो ये सब रिक्वायरमेंट नहीं बता। नहीं रिक्वायरमेंट थी, ओके, वेरी गुड। और फिर आपने टेस्ट करवाए, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर था या सप्लायर था, उन्होंने टेस्ट की, वहाँ पे जो आपका माल बना वो टेस्ट हुआ? नहीं, हाँ, उसमें पहले मुझे मैन्युफैक्चर ने मतलब जो मेरा इंपोर्टर है, बायर्स, उन्होंने बस इतना ही बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने बताया ठीक है, ये प्रोडक्ट हम आपको बना देंगे, पर आप वहाँ का कोई भी एक सैंपल दीजिए, क्योंकि क्या वो सब कलर्स पे मेंटेन रहता है, डिपेंड रहता है, फिर उसकी डिज़ाइन पे डिपेंड रहता है, जो यहाँ पे जो चल रहा है प्रोडक्ट, जो कलर में चल रहा है, सपोज आप डाइक्लोपेरा लीजिए तो पिंक कलर का रहता है, आप पैरासीटामोल लीजिए तो स्काई कलर का रहता है, तो वहाँ पे कुछ अलग कलर रहता है, तो मैंने पहले वहाँ से सैंपल्स मंगवाए, फिर वो मुताबिक डिज़ाइन किया, फिर वो सेम कलर मैंने मेंटेन यहाँ पे किया, फिर जब हमारा सैंपल वहाँ पे अप्रूव हुआ बायर्स ने, फिर जाके हमको फाइनल ऑर्डर मिला। तो वो कितने का था वो ऑर्डर? वो ऑर्डर था 28,000 $28,000 और कंटेनर साइज 20 फीट 20 फीट। और माल कितनी क्वांटिटी में गया? सब अलग अलग साइज थे उसमें, बॉक्सेस साइज, तो कुछ 513 बॉक्सेस हुआ मेरा। नहीं, पर 20 फीट कंटेनर भेजा आपने? फुल कंटेनर, फुल कंटेनर भेजा, ओके, FCL भेजा। FCL। अभी आपने एक चीज़ बताई, हमें थोड़ा सा और समझाइए उसमें, कि आपने एक चीज़ बताई कि यहाँ पे पैरासीटामोल है तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ और है, और वहाँ पे पैरासीटामोल है उसका कॉम्बिनेशन कुछ और है, डिफरेंट होता है, पर आप वो कलर मैच करते हो ताकि पेशेंट्स को लगे कि हाँ ये ही दवाई है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, वो कैसे पता चलता है? वही लोग हमें बताते हैं? हाँ, तो मतलब जनरली बायर तो उतना ही बोलते हैं कि हमको ए प्रोडक्ट और एक कॉम्बिनेशन चाहिए, पर मैंने ये सब वहाँ से मंगवाया सैंपल्स इसलिए क्योंकि मुझे उसको रिपीटेडली डील्स करनी थी। अगर मैं यहाँ पे जो चल रहा है कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन वो सब वहाँ पे भेज दूँ तो मेरे एक ही बार माल जाएगा। ये टैबलेट होती है? हाँ, ये टैबलेट की कलर और डिज़ाइन आपने बताया, ओके। तो क्या है कि अगर वहाँ पे सेम मैं मतलब ट्राई करूँ कलर्स और डिज़ाइन, तो आपकी ब्रांड भी वहाँ पे बनी रहे। और रिपीटेडली मुझे ऑर्डर्स मिले, क्योंकि बायर मुझे फर्स्ट टाइम डील कर रहा था, तो अगर मतलब उसको ज़्यादा हम एग्जैक्टली प्रोडक्ट दे तो वो कुछ अच्छा हो सकता है। According to the body constitution of any region or any country, the medicines are changed. The medicine composition is changed. So thus what Hardik Bhai is trying to tell us is कि वही पैरासीटामोल है, यहाँ पे 500 mg की है शायद, तो वहाँ उनको 1000 mg की चाहिए। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, अ वेरी वेग एग्जाम्पल आई एम गिविंग। वाई? बिकॉज वहाँ पे उनको ज़्यादा चाहिए, उनका बॉडी कंस्ट्रक्शन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा है कि दवाई उनको ज़्यादा चाहिए, या कहीं और जाओ तो वहाँ दवाई कम चाहिए, तो वो डोजेज कम करते हैं। So pharmaceutical will not have the same in exports, it will not have the same medicine that you have over here. So it will, I'll give you an example. If you are using a Combiflam over here in India, in other foreign countries there is a medicine called Panadol. And although the basic chemical might be the same, the grams or the mg, the milligrams and the combination of it differs. So this is what anybody in the pharmaceutical line will have to understand and accordingly supply to your buyers in the other country. अभी आपने बोला कि टेस्टिंग करवाना है, ये टेस्टिंग कहाँ से करते हैं हम? ओके,
पहले जब हमारा फुल मटेरियल बन जाता है, जब पहले जो भी मेडिसिन से, तो एक टेस्टिंग इन हाउस होता है। वो कौन करता हाँ, है? जो मैन्युफैक्चर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो इन हाउस टेस्टिंग है। फिर एक टेस्टिंग होता है थर्ड पार्टी जैसे कि कोई टेस्टिंग। एग्जाम्पल देंगे हाँ, कोई एग्जाम्पल आप NABL एक्रीडेट लैब, जो भी NABL NABL एक्रीडेट लैब। एक्रेडिटेड लैब में आप करवा सकते हो। हाँ, तो हर एक सिटी में 2 और 3 लैब होता है, जैसे सूरत में भी है, सब एवरी सिटीज़ में होता है। उसका एक टेस्ट रिपोर्ट होता है। जब अपना पूरा गुड्स जो कंटेनर से जब JNPT मतलब मुंबई पोर्ट या वॉट एवर पोर्ट पे जाए, तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग होता है। वो जो कंट्री में हमको एक्सपोर्ट करना है वो कंट्री से होता है थर्ड पार्टी टेस्टिंग, तो वो एक टेस्टिंग होता है। एंगेज एन एजेंसी ऑन द पोर्ट, मतलब वो पोर्ट पे एजेंसी चली जाती है। बायर आपका वो टेस्टिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगा खुद के खर्चे से, और वहाँ पे एक टेस्टिंग होता है, रैंडम टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल दैट यू हैव, गुड्स दैट यू हैव इन द कंटेनर। वो एजेंसी आपको पता है नाम क्या होता है उसका? वो डिपेंड रहता है आपका शिपिंग लाइन। सपोज मर्स लाइन है, कोई भी शिपिंग लाइन हो, शिपिंग लाइन के डिपेंड्स होता है कौन से एजेंसी से हो। अच्छा, तो वो CHA ही कॉन्टैक्ट करके हाँ, देता है। CHA। ऑल राइट, वेरी गुड। तो CHA आपको टेस्टिंग के लिए भी कोई करके देंगे, और ये पैसे देंगे इसके बायर। और वो जो रिपोर्ट आता है, दैट रिपोर्ट इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ व्हाट आर द केमिकल कॉम्पोजिशंस गोइंग इन दिस कंटेनर, and that is exactly what is written in the PO or the PI and आपकी जो इनवॉइस है उसमें, और बायर ने जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, इस तरह से आपको बायर आपका माल रिजेक्ट करे कि ये चीज़ सही नहीं है, कैन बी अवॉइडेड। तो ये इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी टेस्ट होती है, उससे बायर से माल रिजेक्शन की कोई संभावना ही नहीं रहती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड। तो आप हर एक कंटेनर का टेस्ट करवाते हो? हर एक कंटेनर का 3 टाइप की, एक तो इन हाउस अपने आप ही हो जाती है, फिर एक आप दूसरी लैब से, जो लोकल लैब्स हैं वहाँ से करवाते हो। सो इट इज़ न्यूट्रल। 3 अलग अलग लैब में, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है लोकल और एक है इंटरनेशनल। सो 3 अलग अलग लैब से टेस्टिंग होके ये माल क्वालिटी का प्रमाण पत्र इसको मिलता है, एंड देन इट गोज़। अभी आपने माल गया तो फिर आपका पाउडर फॉर्म में भी कुछ माल होगा और टैबलेट फॉर्म में भी कुछ माल होता है, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, ये सब रहता है। तो व्हाट अदर सर्टिफिकेट डू यू हैव टू गिव टू द शिपिंग लाइन? नो, सबके लिए सेम ही है टेस्ट रिपोर्ट। नहीं, आपको जाने देते हैं सिरप, आपकी पाउडर फॉर्म, MSDS नहीं चाहिए? हाँ, MSDS, हाँ, सबका। MSDS मीन्स दैट मटीरियल जो भी जा रहा है, सिरप है, पाउडर है, दवाइयाँ हैं, दिस इज़ ऑल नॉन हज़ार्डस material sheet. This is for the material sheet, material for safety data sheet. Yes. So this is very very clear. You have to give it on your letterhead only, and you have to mention that this is non-hazardous. I declare that none of the material is of a hazardous nature, कि शिप में जाए या कहीं एयर कार्गो में जाए तो उसको प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हमें MSDS हर एक कार्गो के साथ भेजनी रहती है। Am I right? Yes. Okay. आप 4-4.5 साल से 3.5-4 साल से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट का। कौन से कंट्रीज़ में आपने ये बिज़नेस फैलाया है? ज़्यादातर मेरा गाम्बिया में है, द गाम्बिया, विच इज़ सेनेगल के बाजू में है। हाँ, फिर मोजाम्बिक में है। ओके, रिपीटेडली कस्टमर से, तो नया कुछ मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। द गाम्बिया इज ऑन द नॉर्दर्न पार्ट, नो, द सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, बट नॉर्थ में। या नॉर्थ। जाम्बिया साउथ में है, गाम्बिया ऊपर है। सो इट इज़ ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ बल्कि मोजाम्बिक जो है वो सर्दर्न अफ्रीका में है। तो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इन्होंने पहले ही हमें बोला है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे कम जाता है माल, ऐसी कंट्री जहाँ पे कम इंडियंस हैं और नहीं भी हैं, और वहाँ पे इन्होंने ये अब आप देखते हो कितने लोग बीमार होते हैं वहाँ पे, ये कोई स्टैटिस्टिक्स निकालते हो? नहीं। ऑल राइट।
So we do not get into the statistics of how many people fall ill and why do they fall ill. बायर ने जो दवाई मंगवाई वो हम भेजते हैं. What are the government benefits that you get, हार्दिक? गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या मिलता है आपको इसमें? गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो बहुत है, पर अभी मैंने कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कुछ लिया नहीं गवर्नमेंट. बाकी बेनिफिट्स तो है उसमें. क्यों नहीं लेते हो आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स? कि ज़रूरत नहीं पड़े अभी इतना. नहीं तो आपको क्या देती है गवर्नमेंट? इतना तो पता होगा ना, क्या क्या मिलता है जो आपने लेने से इनकार किया है अभी? हाँ, उसमें तो कुछ वो प्रमोशनल रहता है. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट कंटेनर मेरा जब गया था तब 3% हमको कैश दे दिया था. हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक. तो वो सब वैसे ही होता है, तो मिलता है. पर एक बात वो है कि मोजाम्बिक में जब इंडियन एम्बेसी को आप मेल करते हो तो वो आपको एक फ़ायदा मिलता है कि जब वहाँ की गवर्नमेंट्स का कुछ टेंडर आए तो वो आपको मेल करते हैं. ओह वेरी गुड. वो एक मेन वहाँ का बेनिफिट्स है. आप इंडियन एम्बेसी को आप चाहे मेल करके रखो, जब उसका गवर्नमेंट्स का कुछ टेंडरिंग आएगा तो वो आपको गवर्नमेंट्स का टेंडरिंग आएगा, वो डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी को कंफर्म करेंगे कि भाई ये टेंडर है, तो वो डायरेक्ट आप उसके पास आपका लिस्ट होगा. हाँ, तो आपको भी भेजेंगे. दिस इज अ तो वेरी वो एक मेन बेनिफिट. सो द अफ्रीकन कंट्रीज हैव दिस सिस्टम. कम से कम द गाम्बिया एंड मोजाम्बिक में तो ये सिस्टम है कि इंडियन एम्बेसी आपको कुछ भी वहाँ पे बिक रहा है या गवर्नमेंट का टेंडर है तो आपको लूप में हाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और या आप करना चाहे नहीं करना चाहे, एंड दे डू सपोर्ट यू फॉर योर बिजनेस. तो ये एक चीज़ है. कितने कंटेनर्स आपके जाते हैं साल में? साल में तो आप अगर इसको रेगुलरली करें तो हर महीने एक जा सकता है, पर मैं बहुत कम करता हूँ एक्सपोर्ट, तो साल में एक कंटेनर जाता है. साल में एक ही कंटेनर? एक ही कंटेनर. क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब फर्स्ट कंटेनर मेरा गया था तो उसमें 73 प्रोडक्ट्स थी, तो FCL तो एक ही जाता है, बाकी उसमें से 3 प्रोडक्ट चाहिए तो 2 प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एयर शिपमेंट रहता है. ऑल राइट. कंटेनर हर साल एक ही जाता है, पर छोटे छोटे कार्गोज एयर शिपमेंट में 3-4 प्रोडक्ट्स हैं तो वो एयर कार्गो में चला जाता है. सो रेगुलर हमारा एक्सपोर्ट तो होता है, एक्सपोर्ट होता ही है. आप समझते हो कि दिस इज़ अ बेटर बिजनेस देन आपका रिटेल बिजनेस? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत, आप जहाँ पे आपका कंफर्ट हो, जहाँ पे आप लैपटॉप लेके बैठ सकते हो, मोबाइल लेके बैठ सकते हो, उसके लिए नहीं कि आप डेली एक जगह पे जाओ, डेली वही रूटीन करो, एक ऑफिस लो. हाँ, ऐसे एक ऑफिस लो, ऐसे नहीं. आपको घर में कंफर्ट हो तो वहाँ पे लैपटॉप आप कर सकते हो, उसमें काम मोबाइल से काम कर सकते हो आप. एंड आप कहीं पर भी बैठ के, यू डोंट नीड एम्प्लॉयज, यू डोंट नीड असिस्टेंट. आपका जब मन किया आपने कर लिया. ये एक कलाकार जैसा है कि जब कलाकार का मूड आए तो वो पेंटिंग करने लगता है, आप एक्सपोर्ट करने लगते हो. वेरी गुड हार्दिक. और कुछ कहना चाहोगे आप हमारे स्टूडेंट्स को, अभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या उस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो उनको कुछ मैसेज आपसे मिलेगा? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैंने काफ़ी यहाँ पे मेरे साथ में भी जिन्होंने क्लास किया था वो बोले कि हम साइड बिजनेस करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट. बट आप साइड बिजनेस नहीं, उसको आप मेन बिजनेस बनाओ, क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवांस पेमेंट का वो सब है, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है. इसको अगर आप मेन बिजनेस बनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको. साइड बिजनेस से तो काफ़ी अच्छा ही इसमें है. और एम्बेसी के साथ जुड़े रहिए. मेन तो वो बात है, एम्बेसी के साथ जुड़े रहिए. ऑल राइट. एंड यू कैन विजिट अ लॉट ऑफ कंट्रीज. ये तीसरी बात है. आपने कितनी कंट्री श्रीलंका घूम के आए हो? श्रीलंका में 3 टाइम्स गया, फिर मोजाम्बिक गया था. मोजाम्बिक गए. थैंक यू हार्दिक वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. आपका एंथुजियाज्म आपके चेहरे पे दिख रहा है, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. एंड बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा. मैं मानती हूँ कि ये एक नया टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल्स और नए कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़. हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे एग्जिमप्रेन्योर टॉक शोज़ अच्छे लगते हैं, आपको ये शो हार्दिक पटेल का अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिएगा. अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट. वी डू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स, एंड please share it with your friends. They might like it and they might want to start their export import business in this. So like, comment, share and हमारी चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, and you will enjoy the world of export and import. Thank you so much. जय हिंद.